स्वाति। जी माँ। देवराज डिंपल को लेकर उसके सहेली के यहाँ चला गया क्या? हाँ माँ, क्यों, कुछ काम था आपको? दही बड़े बनाए थे, राघव और गौरव को बहुत पसंद है ना, तो सोचा देवराज के हाथों दफ्तर भेज दूं। भावना जी आप कहीं जा रही हैं? हाँ मैं बाजार जा रही थी, थोड़ा सा काम था। लीजिए माँ, प्रॉब्लम सॉल्व। भावना जी बाजार की तरफ जा ही रही हैं, दफ्तर जाके डब्बा भी दे देंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भावना जी? अरे नहीं, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? अरे नहीं नहीं, उसे कहाँ भेज रही हूँ, ये उसका काम थोड़ा ही ना है। नहीं काकी, मैं बाजार तक तो जा रही हूँ, ऑफिस बीच में पड़ता, मैं दे दूंगी, लाइए। दीजिए। थैंक यू। बेचारी हर रोज एक नई लड़ाई लड़ती है, लेकिन देखो चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ माँ, कि कैसे कोई इंसान इतनी दुख, इतनी तकलीफ होने के बावजूद इतना शांत रह सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि हमारे दुश्मन घर के होने के बावजूद हमारे परिवार की जरूरत से ज्यादा ही मदद करती है ना? मेरा मतलब है कि आजकल के जमाने में कहां कोई किसी की मदद करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भावना जी के मन में कुछ कैसी बातें कर रही है? दिल की अच्छी है भावना। होते हैं कुछ लोग जो मुश्किलों और कांटों से घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अच्छाई की खुशबू खत्म नहीं होती, इस गुलाब की तरह। शुक्र है अच्छे लोग हैं, नहीं तो ये दुनिया कब की खत्म हो जाती है ना? विश्वास की ये तो खासियत होती है माँ, जितना ज्यादा विश्वास उसे तोड़ने में उतना ही मजा आता है। जल्द ही आपका विश्वास चकनाचूर होने वाला है। ये फुल्का बनाने की मशीन समझ के रखा है क्या मुझे? खाए जा रहे, पेट है कि कुएं हैं, भर ही नहीं रहे। काम बाकी है अभी, कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, काम ही काम है, खत्म ही नहीं हो रहा। ये भाभी भी ना, बताओ, गुस्सा आया था तो भावना को निकालने की क्या जरूरत थी? अधमरी हो गई हूं एक ही दिन में, इतना काम पड़ा है। दिन भर हिलती नहीं हो ना, इसलिए जोड़ों में जंग लग गया होगा। 2-4 दिन लगी रहो, फिर भावना की तरह तुम भी सज जाओ। मतलब भावना की तरह नौकरानी बन जाऊंगी? देखिए भाभी, मुझसे ये सब नहीं होगा, हम एक काम वाली रख लेते हैं। एक काम वाली रख लेते हैं। इतने सारे काम के कितना लेगी? 10-15 हजार तुम दोगी? मैं कहां से दूंगी? तो काम करो ना चुपचाप। अरे हद होती है वर्मा जी, ये काजल आज भी नहीं आई। प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है। आज निकलवाता हूं सबकी अटेंडेंस। क्या हुआ गौरी? तो भैया ये रिसेप्शनिस्ट आज फिर से नहीं आई। छोड़िए ना छोटे बाबू, आप बिना कहां पड़ गए? नई नई शादी हुई है, डेट तो सोएगी बेचारी। मैं आता हूँ जरा वो खन्ना की फाइल लेकर। अरे ऐसे थोड़ी होता है भैया, अपॉइंटमेंट्स के लिए सुबह से फोन आ रहे हैं, मीटिंग्स फिक्स करनी है। भैया किसी और को हायर करना ही होगा जो कम से कम शिद्दत से अपना काम तो कर सके। ढूंढ लो कोई अच्छा सा काम, और वो भी भावना के लायक। हाँ
भावना जी, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा? पहले उस औरत को घर में पना ली, उसे ही नहीं उसकी बेटी को भी पना लिया, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, अब उसे नौकरी चाहिए। अरे उंगली क्या पकड़ाई, वो तो कंधे का सहारा लेने लग गई। इस मामले में नो मोर डिस्कशन, ओके? चैप्टर क्लोज। पापा जी, आप शायद भूल रहे हैं कि उन्होंने मेरी जान बचाई। और परेशानी क्या है पापा जी? काजल नहीं है, हमें रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। किसी ना किसी को तो नौकरी देनी है। भावना जी बहुत मेहनती है, ईमानदार है। औरत बनी ही रसोई में काम करने के लिए है। काकी ने आप सबके लिए कुछ भेजा है। आइए ना भावना जी, प्लीज। काका जी, मैं जानती हूँ आपने मुझे रहने के लिए जगह दी है और उसके बाद आपसे नौकरी की उम्मीद भी रखना, ये मेरी गलती थी। मैं मानती हूँ कि हम औरतें घर परिवार संभालती हैं, रसोई संभालती हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम सिर्फ वो ही कर सकती हैं। घर की चौखट से लेके रणभूमि तक, परिवार चलाने से लेके हवाई जहाज चलाने तक, रसोई देखने से लेके सर्जरीज करने तक, औरतों ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। कई क्षेत्रों में तो वो मर्दों से भी आगे निकली हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि आज भी उन्हें हर चीज के लिए अपने आप को साबित करना पड़ता है। काका जी, काम करना अब सिर्फ मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी मजबूरी है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आइंदा आपसे और कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। मैं अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लूंगी अपने आप। अब आप जा सकती हैं। औरत बनी ही रसोई में काम करने के लिए है। वो ऑफिस में मर्दों के साथ बैठकर काम नहीं कर सकती। जब वहां नजर उठाकर पापा जी को जवाब दे सकती हैं, तो यहां नजर झुकाकर ठीक से चल नहीं सकती। अगर लग जाती तो? आप नहीं जानते राघव जी, मैं लोगों के एहसान ले लेके थक गई हूँ। अब मैं किसी के भी एहसान तले नहीं दबना चाहती हूँ। मेरे लिए काम करना बहुत जरूरी है, वरना मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी। पापा जी को आपके लिए इतना कड़वा नहीं बोलना चाहिए था। उनकी गलती नहीं है। अगर मैं कहीं पे भी जॉब मांगने जाऊंगी तो सबसे पहले तो ये सवाल पूछेंगे ना कि आपका अनुभव क्या है, हुनर क्या है। हर अनुभवी इंसान को पहली बार कोई ना कोई एक मौका जरूर देता है, उन्हें भी देना चाहिए था। और भावना जी, आप
अनुभवी ना सही, आप में बहुत सारा हुनर है। और ये बात ना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दिल से सॉरी। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? वैसे शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपके हाथ का बटन टूटा हुआ है। मेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। राघव जी, अरे भावना जी, वो बहुत बड़े जज हैं, बहुत पर्टिकुलर हैं वो। कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं भावना जी, वो बहुत तेज तरार के हैं। एक बार में इमेज खराब हो जाती है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। राघव और जी, मेरे पास बैकअप शॉट भी नहीं, अभी घर जाकर मैं चुप, 1 मिनट के लिए चुप। सॉरी, ऊंची आवाज में बोलना पड़ा। आप किसी की बात ही नहीं सुनते। मैं इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ठीक कर देती हूँ। क्या भावना जी, आप कैसे फिर बोले आप? 2 मिनट तो शांत रहिए। चलिए बैठिए, बैठिए। हाथ आगे कीजिए। भावना जी, आप पर्स में सुई धागा लेकर हर जगह चलती हैं। जो कोई भी रास्ते में मिलता है उसका वर्णन टांगती रहती है। हो गया? मैं बाजार आई थी यही सब लेने के लिए। बुलबुल अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखती ना, इसलिए उसके लिए हर रंग के बटन लेने पड़ते हैं। हाथ आगे कीजिए। हो गया? इतनी जल्दी? कमाल है। देखा, मैंने कहा था ना, आप में बहुत सारा हुनर है। बटन सीने का हुनर? अपने आप को कम मत समझिए भावना जी। बटन टाकना आज के जमाने में सबसे बड़ा हुनर है। भगवान जी, ये कपड़े कितने प्यारे बनाए थे आपने। ये आपने बनाए हैं? आपको खुद नहीं पता कि आप में इतना सारा हुनर है। पता है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जब भी मुझे लगता है ना कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो भगवान जी आपको मेरे पास भेज देते हैं एक नया रास्ता दिखाने के लिए। मुझे अपना रास्ता मिल गया है। क्या रास्ता? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ऐसा कौन सा रास्ता दिखा दिया मैंने जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता? खैर, वो जो भी रास्ता है, भगवान करे वो रास्ता इन्हें कामयाबी तक पहुंचाए। पंडित जी, मैं भगवान के हर तरह के कपड़े सी सकती हूँ। भगवान का चोला, उनका अचकन, उनकी धोती और मैया की भी साड़ियाँ। आप एक मौका देकर देखिए ना मुझे, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और मैं आपको बाजार से भी सस्ते में रेट दूंगी। मंदिर के जो वस्त्र है ना, उसका आर्डर मैं नहीं दे सकता। जो मंदिर के ट्रस्टी है ना, सब उन्हीं के हाथों में होता है। उनके अपने कारीगर होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। राघव जी से बात करने के बाद मुझे लगा ये भगवान जी आप ही का इशारा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मेरी उम्मीद बनने से पहले ही टूट गई। भगवान जी आप ही कोई जतन कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। मैं आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी तो चढ़ पाऊं।
अंतर्राज्यीय भारतीय संस्कृति एवं पोशाक प्रतियोगिता। भारतीय संस्कृति और भगवान को अपने तरीके से प्रस्तुत करना है, जिसका भी सबसे अनोखा और सबसे अच्छा तरीका होगा उसे इनाम मिलेगा। मिल गई पहली सीढ़ी। मैं इस कंपटीशन में भाग लूंगी। वहां पे कबाड़ खाने वाले कमरे में मेरी पेटी में तो भगवान के पहले से ही कुछ आधे अधूरे कपड़े बने पड़े हैं, मैं उन्हें पूरा कर दूंगी। मेरे तो दिमाग में इतने सारे डिजाइन आ रहे हैं। अभी जाके भाभी से सारे कपड़े लेती हूँ और अपनी मशीन भी लेती हूँ। भाभी, कोई बात नहीं भावना, तू घबरा मत। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भाभी दो चार बातें ही तो सुनाएंगी, लेकिन आत्मनिर्भर होने का ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये सारा सामान ले जाओ। माँ बेटी का एक भी सामान मुझे अपने घर में नहीं दिखना चाहिए। ना विवाह हुआ, ना लक्ष्मी घर पे आई, और देखते ही देखते इतना सारा पैसा जो है वो नदी में बह गया। और ये सब उस छुटकन बहू के कारण। आपको पैसों की नुकसान की पड़ी है, और यहां हमारे बेटे का दिल जो टूटा, वो हिसाब कहां लिखेंगे जी? उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी बताइए? इतनी अच्छी, इतनी सुंदर जोड़ी थी, नजर ही लग गई। मैं क्या कहती हूँ जी, सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवा ले, शुद्धि हो जाएगी और उस बुरी बला का असर भी उतर जाएगा। क्यों जी? सत्य कह रही है तुम। पहले इन्हें तो नजरों से दूर करिए भाभी। नजर के उपाय तो बाद में करते रहेंगे, शुद्धिकरण, पूजा, इन सब का कोई फायदा नहीं है जब तक ये सामने है। यहां क्या लेने आई हो? अच्छा, हम सबके झुके हुए सर को देख के मजे लेने आई हो? ऐसी बात नहीं है भाभी। अरे तो क्या बात है? हमारे ज्ञान के चक्षु खोलिए छुटकन बाबू। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे उज्जैन में दुखियारी और असहाय स्त्रियों के लिए सारे के सारे आश्रम बंद पड़ गए थे कि तुम हमारे दुश्मन के सदन में उड़न पखइये की तरह जाकर उतर गई। और इतना ही नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद अब यहां पे आई हो क्या करने? हमारा उपवास करने? नहीं भाई साहब, मैं तो सपने में भी आपका उपहास नहीं कर सकती हूँ। मैं बस अपना कुछ सामान लेने आई थी, कबाड़ खाने वाले कमरे में पड़ा है, बस वो ही लेने आई हूँ। रुको, रुको वहीं। ये तुम्हारी हद है, समझ लो लक्ष्मण रेखा। इस हद को पार करने की जुर्रत भी मत करना, वरना बहुत पछताओगी।